गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं और इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे। और ये पॉइंट अलग से नोट कर लेना, कुल 23 आर्टिकल्स में कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। टोटल कितने आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना 23, ठीक है। और इस मौलिक अधिकार में एक तो हम जो ट्रेडिशनल जो बात नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं हमेशा वो पढ़ेंगे और कुछ विवादित मुद्दे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड। पहले हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे क्यों मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से अलग कैसे है, यानी मौलिक अधिकार व अन्य अधिकारों में अंतर बताया जाएगा आपको, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताई जाएंगी आपको, मौलिक अधिकार संविधान में क्यों जोड़े गए हैं, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, यानी फिर आपको बताएंगे मौलिक अधिकारों कौन कौन से आर्टिकल में मतलब मौलिक अधिकारों को बताया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं की जाती है, वो कौन कौन सी कमियां हैं उनको बताएंगे। और नीचे आप पढ़ेंगे ये वाले पॉइंट, इनका महत्व, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, मैग्ना कार्टा से इनकी तुलना क्यों की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संशोधनीयता, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार कैसे निलंबन किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपको कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, क्या वो मौलिक अधिकार आपसे कुछ समय के लिए छीने जा सकते हैं या नहीं छीने जा सकते। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है, लास्ट वाला रेड पेन से जो लिखा है मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों के बारे में क्या रिलेशन है ये भी बताया जाएगा। आर्टिकल 14, अब देखेंगे यहां पर आर्टिकल 14 में युक्ति युक्त वर्गीकरण का वर्णन किया गया है, ये भी आपको बताएंगे कि युक्ति युक्त वर्गीकरण क्या होता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 16 में जो आरक्षण के बारे में बताया गया है मौलिक अधिकारों के तहत, उस मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकारों के तहत हमें प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, उसके बारे में भी बातें करेंगे, कितनी आज़ादी है हमें। आर्टिकल 21 में विधि की उचित प्रक्रिया की बात की गई है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे नींद का अधिकार, दया मृत्यु क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स और मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का आपस में क्या रिलेशन है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। अब आप देखेंगे मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। यहां पर मौलिक अधिकारों का अर्थ है वे न्यूनतम अधिकार, वे मिनिमम राइट्स जो व्यक्ति के भौतिक व आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य हैं। यानी जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी आदमी है, जैसे मान लो मैं एक आदमी हूं, तो या आप कोई भी जैसे लेमैन है, व्यक्ति है, तो उसका एक तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, एक उसका भौतिक विकास होना चाहिए। भौतिक विकास में उसका सामाजिक विकास भी आ जाएगा, आर्थिक विकास भी आ जाएगा, राजनीतिक विकास भी आ जाएगा। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है,
उस बच्चे को ये अधिकार है कि उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए, उसका आर्थिक विकास भी होना चाहिए, उसका राजनीतिक विकास भी होना चाहिए और उसका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। वे न्यूनतम अधिकार जो भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। अब एक बात बताइए, मैंने कहा बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए। अरे सामाजिक विकास तो तभी होगा ना जब बच्चे के पास कुछ आजादी होगी। मैं कह रहा हूं बच्चे के पास उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अरे उसके आध्यात्मिक विकास तभी हो पाएगा, कम न्यूनतम कुछ अधिकार तो उसके पास होने चाहिए ना, तभी तो उसका आध्यात्मिक विकास हो पाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं एक आदमी के पास राजनीतिक आजादी होनी चाहिए। अरे राजनीतिक आजादी, और मान लो राजनीतिक आजादी कह रहे हैं उसके पास होनी चाहिए और उसको वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया गया है, तो यानी वो न्यूनतम अधिकार हैं। यानी मेरे को कुछ न्यूनतम अधिकार, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर न्यूनतम वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आपको जैसे नहीं कह देते कम से कम, यार हर एक आदमी को कम से कम इतना अधिकार तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री कर रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि कम से कम भाई बच्चों को इतने तक तो जरूर पढ़ाई का अधिकार होना ही चाहिए, और वो भी फ्री में। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमारे पास कुछ न्यूनतम अधिकार दिए गए हैं ताकि एक आदमी का भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ठीक है, और ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, और भौतिक विकास के अंदर ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास भी आ जाता है। जो ये मौलिक अधिकार है इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, ये बात याद रखना। चैप्टर 3 में भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। संविधान में इन अधिकारों को विशेष संरक्षण है। जैसे आपसे कोई आपका कानूनी आपको कोई अधिकार दिया गया, उस अधिकार को कोई आपसे छीन लेगा तो उस बात को लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पर अगर आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीन लेगा तो आप उस बात को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये हमें पता चल गया मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण है, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में बताया गया है। ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, परंतु वर्तमान में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। संपत्ति का अधिकार क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सब बातें आपको समझाई जाएंगी। जैसे हमारे पास सूचना का अधिकार है, भाई सरकार से हम सूचना ले सकते हैं। क्या सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? नहीं। भोजन का अधिकार भी है हमको। बाल श्रम से संबंधित भी अधिकार है कि भाई छोटे बच्चों से हम बाल श्रम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते, ये सरकार ने हमको बच्चों को अधिकार दिया है। पर ये जो अधिकार दिए गए संसद ने ये हमें अधिकार दिए हैं, यानी संसद भी अधिकारों का स्रोत है, यानी संसद भी हमें अधिकार दे सकता है कानून बनाकर, यानी संसद भी कानून प्रदान करने का एक स्रोत है। बट संसद जो हमें कानून अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को अगर हमसे कोई छीन ले तो उन बातों को लेकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पर मौलिक अधिकारों को कोई हमसे छीनेगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। भारत में जो अधिकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मैंने बताया, एक अधिकार तो होते हैं मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इन्हें मौलिक कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, यानी संविधान की तरफ से इनका अधिकारों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। एक अधिकार होता है संवैधानिक अधिकार, इनको विधिक अधिकार भी कहते हैं। भाग 3 से बाहर लेकिन संविधान में वर्णित, यानी ये ऐसे अधिकार होते हैं कि इन अधिकारों का, भाई भाग 3 में जो अधिकार हैं वो तो मौलिक अधिकार है, और भाग 3 के अलावा जैसे भाग 4 में, 5 में या कहीं भी
मतलब ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनका संविधान में तो उल्लेख है, ये ऐसे अधिकार हैं, ये वाले, इनका संविधान में तो उल्लेख है, परंतु भाग 3 में नहीं इनका उल्लेख है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अधिकार है इनके बारे में भी संविधान में बताया गया है, ये जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार, इनके बारे में भी संविधान में बताया गया है। पर इन अधिकारों को, ये वाले जो अधिकार है, इनको भाग 3 में बताया गया है, और ये जो अधिकार है ये भाग 3 से बाहर हैं। पर भाग 3 में जो अधिकार रखे गए हैं, यानी मौलिक अधिकार जो रखे गए हैं, उनको संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, और इनको संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। समझ में आ गया होगा डियर आपको। अब हम बात करेंगे संवैधानिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स। संवैधानिक नहीं, सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी ऐसे अधिकार जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और ये अधिकार हमको संसद ने कानून बनाकर दिए हैं। जैसे सूचना का अधिकार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी किसी भी आदमी से, मातृत्व सुरक्षा का अधिकार, यानी जब कोई औरत माँ बनती है तो उस टाइम पर उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आगे। इनका उल्लंघन होने पर, किनका, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे समानता का अधिकार है, आर्टिकल 16 में, 300A में संपत्ति का वर्णन है। हालांकि आपको पता संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है डियर स्टूडेंट्स, अब वो इस प्रकार का अधिकार माना जाएगा, यानी संविधान में तो उल्लेख है संपत्ति के अधिकार को, बट इसको भाग 3 में जगह नहीं दी गई। इन्हें विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। मान लो आपको कोई संसद ने एक अधिकार दे दिया, इस अधिकार को संसद जब चाहे आपसे छीन भी सकती है, पर इन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को ऐसे आराम से सरकार आपसे छीन नहीं सकती। इसको छीनने के लिए सरकार को एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। विशेष बहुमत से संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में इसको पारित करवाना पड़ता है, तब जाकर मौलिक अधिकारों में इसमें कोई संशोधन हो पाता है। यानी मौलिक अधिकारों में इसका मतलब ये है बदलाव किया जा सकता है, पर उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता, आपसे छीना जा सकता है, कब? केवल राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में कोई इमरजेंसी लगी हो, तब आपसे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, और वो भी सारे नहीं, बताया जाएगा। परंतु ये वाले अधिकार बगैर आपातकाल के भी आपसे छीने जा सकते हैं, और खासकर ये भी, ठीक है। अब देखना, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई बाउंडेशन, लिमिट नहीं लगाई गई। जैसे हमें बोलने की आजादी है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बोलने की आजादी हमारा एक असीमित अधिकार है। बोलने की आजादी है तो अब मैं कुछ भी बोल लूंगा, मैं प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, मैं राष्ट्रपति को गाली दूंगा, और कोई मेरे को कुछ पकड़ने आएगा पुलिस वाला तो मैं कह दूंगा भाई बोलने की तो मुझे आजादी है। नहीं नहीं भाई, इन्होंने कहा बोलने की तो आजादी है, पर यह अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई। भाई आप वही बातें बोल सकते हो, मान लो आप कहो कि यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाने लग जाओ और कहो कि हमें तो बोलने की आजादी है। ना ना भाई, ऐसी आजादी नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस लगाई गई है, यानी इन पर भी सीमाएं हैं। मौलिक अधिकारों का भाग 3 दुनिया में सबसे व्यापक है, यानी हमारे देश में जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे व्यापक है। मतलब इतना डिटेल से पूरी दुनिया में किसी ने भी मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं बताया है। मौलिक अधिकार इनफोर्सेबल है,
यानी अगर आपसे कोई आपके इस बात का अर्थ ये है, इनफोर्सेबल है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय है, इसका मतलब ये है अगर आपसे कोई मौलिक अधिकार छीनेगा तो इस बात को लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं। नकारात्मक का मतलब यह है जैसे हर बात में ना ना लगाकर बताया गया है। राज्य का मतलब यहां पे राज्य सरकार है, यहां पे राज्य का मतलब क्या है, राज्य सरकार है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बताया गया है कि हर बात पे ये कहा गया है राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा, राज्य लोगों की बोलने की आजादी नहीं छीनेगा, राज्य लोगों के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आया? हर जगह पे ना कह के बात कही गई है, ठीक है। वो ये भी तो कह सकता था, जैसे मैंने आपको बताया राज्य लोगों की बोलने की आजादी नहीं छीनेगा, ये बताया गया है। तो इसको वो पॉजिटिव सेंस में भी बता सकते थे कि भाई राज्य लोगों को बोलने की आजादी प्रदान करता है, ये सकारात्मक तरीका होता बात को बताने का। पर हमारे मौलिक अधिकारों को राज्य की सेंस में नकारात्मक दायित्व के तौर पे बताया गया है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे, जो इंडिया का सिटीजन है उसको ही वो अधिकार मिलेंगे, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारत में निवास करने वाले हर एक आदमी को वो अधिकार मिलेंगे। जैसे भारत में कोई पाकिस्तान का आदमी रहता है, अमेरिका का आदमी रहता है, कुछ अधिकार तो ऐसे होंगे वो भारत के आदमी को भी मिलेंगे। पाकिस्तान का कोई आदमी भारत में रहता है वो अधिकार तो उस आदमी को भी मिलेंगे, अमेरिका के आदमी कोई भारत में रहता है उसको भी मिलेंगे। पर कुछ अधिकार ऐसे होते हैं मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को ही मिलेंगे, ठीक है। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में तब आपको ये बातें बताई जाएंगी, ठीक है। अब देखिएगा कुछ अधिकार हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध हैं, कुछ समुदाय के विरुद्ध है, कुछ राज्य के विरुद्ध है। यानी मान लो कि व्यक्ति, मान लो मौलिक अधिकारों में बताया गया मुझे बोलने की आजादी है, और मान लो मेरे बोलने की आजादी कोई व्यक्ति छीन रहा हो, कोई व्यक्ति है दबंग आदमी है और कह रहा है मेरे से अगर तुमने ऐसे बोला तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तो उस व्यक्ति ने मेरे बोलने की आजादी छीन ली तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। या फिर यहां पर बताया गया समुदाय, जैसे उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आए, जैसे मान लो एक जाति विशेष के लोग, पूरी जाति के लोग उठकर आए और एक पर्टिकुलर जाति को दबा ले या एक आदमी को दबा ले और कहे कि लो भाई तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो गया है, तुम्हें जाति से गिराया जा रहा है, तो इस प्रकार से मैं उस पूरे समुदाय के खिलाफ भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। और राज्य सरकार, जैसे कुछ अधिकार, जैसे राज्य सरकार है, मान लो पूरी भारत सरकार मेरे साथ भेदभाव कर रही है तो मैं पूरे भारत सरकार के खिलाफ भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। तो हमें कुछ अधिकार व्यक्ति के पक्ष विरुद्ध मिले हैं, कुछ समुदाय के विरुद्ध और कुछ राज्य के विरुद्ध मिले हैं। अब एक दो पॉइंट और ये भी नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकारों के उद्देश्य क्या है। भाई अगर लोगों के पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो निरंकुशता से बचाव करता, तानाशाही, निरंकुशता का मतलब यहां पे तानाशाही। अगर मेरे पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति मेरे सामने आए और दादागिरी झाड़ने लगे, कोई समुदाय मेरे खिलाफ दादागिरी झाड़ने लगे, भारत सरकार मेरे खिलाफ, इसका मतलब है राज्य सरकार में कोई भी देश की सरकार मेरे सामने दादागिरी झाड़ने लगे। मान लो कोई कहने लगे तेरे पास बोलने की आजादी नहीं है, तो इसका मतलब तानाशाही हो जाएगी ना। फिर तो भाई कोई भी आदमी आकर मेरे को बोलने ना दे, कोई समुदाय के लोग मुझे बोलने ना दे, कोई इस प्रकार मेरे अधिकारों को कोई भी सरकार अगर मेरे से छीन रही है तो ये तो तानाशाही हो जाएगी ना। तानाशाही से हम रक्षा करेगी हमारी, हमारी रक्षा कौन करेंगे, ये मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करते हैं। और ये भी तो है अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है तभी तो हम विकास कर पा रहे हैं। और कौन सा विकास, हर टाइप का, बहुआयामी सामाजिक विकास हो पा रहा है हमारा, आर्थिक विकास हो पा रहा है हमारा, राजनीतिक विकास हो पा रहा है, नैतिक विकास भी हो पा रहा है हमारा इन्हीं मौलिक अधिकारों के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकारों का वर्गीकरण।
मूल संविधान, जब शुरुआत में हमारा संविधान बना था उस टाइम पर हमको 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। कितने, याद रखे बार बार, 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। परंतु 1978 में क्या किया गया, जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, 1978 में संपत्ति का अधिकार हमसे छीन लिया गया। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हमसे जो संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और संपत्ति का अधिकार 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। और पहले तो ये संपत्ति का अधिकार भाग 3 में आता था, अब ये भाग 12 में आता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और याद रखना है, 86वां संशोधन, संशोधन का मतलब अमेंडमेंट, 86वां संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 86वां अमेंडमेंट किया गया 2002 में। और शिक्षा भाग 3 में मौलिक अधिकारों में शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया 2002 में। और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भाई अगर हम कहते हैं भाई शिक्षा का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, तो हमें जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो हमें ये हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार है। अब जैसे हम किसी आदमी को, किसी छोटे बच्चे को, कोई बच्चा है मान लो वो स्कूल में जाना चाहता है और उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं तेरे को स्कूल में नहीं भेजेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके माता पिता उस बच्चे से, उस बच्चे का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। भाई पहले तो 7 मौलिक अधिकार होते थे, बट संपत्ति का अधिकार जब से हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से, उसके बाद देश के अंदर कितने मौलिक अधिकार बच गए नागरिकों के, 6 मौलिक अधिकार बच गए। और याद रखना ये वाला पॉइंट भी पढ़ो, शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार ने 2009 में अलग से कानून भी बनाया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में भेजना कंपलसरी है। ये मतलब ये संसद के द्वारा कानून भी बना दिया गया 2009 में, और 2002 में संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों में डाल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गई होगी। बाकी मौलिक अधिकार जितने भी बच गए हैं उनको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।